नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 245 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सुचर मार्क्ड इन द इमेज। आप लोगों के सामने एक इमेज दी गई है। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर जो सुचर मार्क किया गया है रेड कलर से, ये कौन सा सुचर है। ऑप्शन 1 सैजिटल सुचर, बी कोरोनल सुचर, सी फ्रंटल सुचर, डी लैम्डोइड सुचर। इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये है कोरोनल सुचर। The coronal suture is the transverse suture in the skull separating the frontal bone from the parietal bone। यहाँ पर जो कोरोनल सुचर होता है ये क्या करता है कि स्कल को, ये जिस प्रकार से स्कल है इसको सेपरेट करता है फ्रंटल और पैराइटल बोन्स में, और ये क्या होता है, ट्रांसवर्स सुचर होता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरोनल सुचर। अगला क्वेश्चन है, Which among the following are symptoms of acute pyelonephritis? Acute pyelonephritis के symptoms इनमें से हैं ऑप्शन ए jaundice and flank pain, B costovertebral angle tenderness and chills, C burning sensation on urination, D polyuria and nocturia। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो पाइलोनेफ्राइटिस के जो सिम्टम्स हैं यह है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल्स, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस टिपिकली प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स सच एज कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। यहाँ पर जो बात हो रही है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, ये क्या होता है, तो पेन इलिसिटेड बाय टैपिंग द एरिया ऑफ द बैक ओवरलेइंग द किडनी। तो किडनी के ऊपर इस प्रकार से यदि टैप करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, दर्द महसूस होगा। यहाँ पर बैक साइड में क्या होती, किडनी होती है। जब इसको इस प्रकार से हम लोग टैप करते हैं तो ये दर्द होता है, इसी को बोलते हैं कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, और ये इसका लक्षण होता है किसका, पाइलोनेफ्राइटिस का। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस से इसमें से क्या एसोसिएटेड है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, डंपिंग सिंड्रोम, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ब्राउन सिंड्रोम। तो हीमोडायलिसिस आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। यहां पर जो वर्ड आया है हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस एक ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन उस समय किया जाता है जब उसकी ब्लड जो किडनी है, वो व्यक्ति की किडनी सही तरह से जब काम नहीं कर रही होती है, तो इसका व्यक्ति का फिल्ट्रेशन ब्लड का फिल्ट्रेशन करने को हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो इसमें जो इसके सिम्टम्स इससे एसोसिएटेड है, जो सिम्टम्स हीमोडायलिसिस से संबंधित हैं, वह है यहाँ पर ऑप्शन सी डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। यहाँ पर देख सकते हैं एक इस महिला का हीमोडायलिसिस हो रहा है। ये समझते हैं हीमोडायलिसिस also spelled hemodialysis or simple dialysis is a process of filtering the blood of a person whose kidneys are not working normally। जब किसी व्यक्ति की किडनीज नॉर्मली काम नहीं करती हैं तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम इज ए रेयर बट सीरियस कॉम्प्लिकेशन associated with hemodialysis characterized by neurological symptoms। तो जो इससे संबंधित सिम्टम्स हैं ये क्या है,
डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम से होते हैं, इसलिए यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ट्रिगर्स विच एमंग द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। इसमें से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है कौन से रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का काम करता है? ए रेस्ट एंड डाइजेस्ट, बी फीड एंड ब्रीड, सी फाइट एंड फ्लाइट, डी ऑल ऑफ एबव। यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका काम होता है फाइट एंड फ्लाइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The sympathetic nervous system prepares the body for fight or flight responses during stressful situations. Next question. अगला क्वेश्चन है TSH levels in hypothyroidism will be A normal, B depressed, C elevated, D neutral। यहां पर बात हो रही है हाइपोथायराइडिज्म की, तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में TSH लेवल बढ़ता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलिवेटेड। इन प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म लो थायराइड हार्मोन लेवल्स लीड टू इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH by the pituitary gland। Next question, where should the defibrillator pedals be placed? Option A upper right and left sternal border, B upper right and sternal and apex, C upper left sternal border and apex, D upper right and left sternal border। यहाँ पर जो डिफाइब्रिलेटर पैडल्स होते हैं, डिफाइब्रिलेटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि हृदय की धड़कन को, हृदय की रिदम को सही करने का काम करती है। मीन्स जब डिसएरिथमिया की कंडीशन हो, एरिथमिया की कंडीशन में इसको एक रिदमिक कंडीशन बनाने के लिए डिफिब्रिलेटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका उपयोग जो होता है, इसमें जो पैडल्स होते हैं इसको रखने का जो प्लेस होता है यह होता है अपर राइट स्टर्नल एंड अपेक्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से ये स्टर्नम के ऊपर और अपेक्स पर ये पेडल्स रखे जाते हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये बताया गया है। द स्टैंडर्ड प्लेसमेंट फॉर defibrillator pedals is the right sternal border below the clavicle and the apex of the heart। तो एक तो apex of the heart रखना है, हार्ट के ऊपर रखना है, और एक आपको राइट स्टर्नल बॉर्डर पर रखना है। इस प्रकार से दो पैडल्स रखे जाते हैं डिफिब्रिलेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most common side effect of salbutamol therapy? साल्ब्यूटामोल थेरेपी का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, बी टैकीकार्डिया, सी कॉन्स्टिपेशन, डी डायरिया। यहाँ पर जो दवा है ये साल्ब्यूटामोल अस्थमा में दी जाने वाली बहुत कॉमन यूज वाली दवा होती है, और ये साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडाइलेटर का काम करती है। मींस जो यहाँ पर इस प्रकार से ब्रोंकियोल्स होती हैं, ये लंग्स हो गया, और लंग्स में ये जो ब्रोंकियोल्स होती हैं इनको डायलेट करने का कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट होता है वह होता है टैकीकार्डिया। इसमें हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। Salbutamol, a bronchodilator, commonly causes side effects like tachycardia due to its beta adrenergic activity। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
Which among the following clinical manifestations can be seen in hypernatremia? हाइपरनेट्रीमिया का मतलब होता है जब ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ जाए, सोडियम की क्वांटिटी बढ़ जाए, सोडियम लेवल ब्लड में राइज हो जाए, तो इसको हाइपरनेट्रेमिया बोला जाता है। यहाँ पर जो कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि हाइपरनेट्रेमिया में देखी जाती है? ऑप्शन ए, टेंटेड स्किन टर्गर एंड थर्स्ट, बी, मसल ट्विचिंग एंड टिटेनी, सी, फ्रूटी ब्रेथ एंड स्मॉल रेस्पिरेशन, डी, मसल वीकनेस एंड पैरेस्थेसिया। यहाँ पर जब हाइपरनेट्रेमिया में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है यह होता है ऑप्शन ए, टेंटेड स्किन टर्गर एंड थर्स्ट। Hypernatremia often presents with dehydration signs such as tented skin turgor and increased thirst। यहाँ पर जब बात हो रही है हाइपरनेट्रेमिया, तो हाइपरनेट्रेमिया डिहाइड्रेशन से पैदा होने वाली एक कंडीशन होती है। अक्सर डिहाइड्रेशन से यह कंडीशन होती है जब शरीर में डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी तो सोडियम लेवल राइज करेगा। तो पानी की कमी जब बॉडी में हो जाती है तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो त्वचा है ये सिकुड़ जाती है। ये त्वचा में जो त्वचा एक अच्छी तरह से टर्गर में नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, टेंटेड स्किन टर्गर एंड थर्स्ट, और प्यास भी लगेगी। तो हाइपरनेट्रियमिया के ये दो सिम्टम्स यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर दिया गया है, आफ्टर हीमोडायलिसिस द क्लाइंट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस। हीमोडायलिसिस के बाद पेशेंट को सबसे अधिक अनुभव होने की संभावना है ए, हीमेच्यूरिया, बी, वेट लॉस, सी, इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, डी, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। यहां पर हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जब किसी पेशेंट की किडनी काम न कर रही हो तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक मशीन का प्रयोग करते हैं जिसको डायलाइजर बोला जाता है। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति का डायलिसिस हो जाता है तो उसको सबसे अधिक जो अनुभव होता है वो होती है थकान। तो यहाँ पर और ऐसे व्यक्ति की एनर्जी वह लो एनर्जी महसूस करता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह है वेट लॉस। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हीमोडायलिसिस रिमूव्स एक्सेस फ्लूइड एंड वेस्ट लीडिंग टू ए डिक्रीज इन बॉडी वेट पोस्ट प्रोसीजर। इस प्रकार से व्यक्ति वेट लॉस का यहां पर अनुभव करेगा हीमोडायलिसिस के बाद। अगला क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर लाइक वार्ट्स ऑन द एक्सटर्नल जेनिटल्स आर साइंस ऑफ। बाहरी जननांगों पर फूल गोभी जैसे मस्से निम्नलिखित के संकेत हैं। बाहरी जननांग जैसे कि पेनिस और बल्बा पर जब कॉलीफ्लावर लाइक्स वार्ट्स निकल आते हैं, इस प्रकार से वार्ट्स निकल आते हैं कहीं पर, तो इनको किसका संकेत माना जाता है? ए, गोनोरिया, बी, सिफिलिस, सी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एंड डी ऑप्शन है जेनाइटल हर्पीस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो वार्ट्स होते हैं बाहरी जननांगों पर, ये संकेत होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के। यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से बाहरी जननांगों पर ये मस्से यहाँ पर निकल आए हैं, और यहाँ पर ये आंख में भी इस प्रकार से ये निकल जो आपको दिख रहे हैं कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये वार्ट्स होते हैं और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होते हैं।
Human papilloma virus HPV infection can cause genital warts that appear cauliflower-like in appearance. Next question. Which cranial nerve is responsible for the sense of smell? A. Optic nerve, B. Olfactory nerve, C. Trigeminal nerve, D. Facial nerve. सेंस ऑफ स्मेल का काम यहां पर कौन सी क्रेनियल नर्व करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑल्फैक्टरी नर्व। द ऑल्फैक्टरी नर्व, cranial nerve 1, carries sensory information related to the sense of smell from the nose to the brain. Next question. A patient is diagnosed with Cushing syndrome. Which of the following findings would you expect? एक मरीज को कुशिंग सिंड्रोम का पता चला है, आप निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष की अपेक्षा करेंगे? ए. हाइपोग्लाइसीमिया, बी. मून लाइक एंड बफेलो हम्प, सी. हाइपरकैलेमिया, डी. वेट लॉस। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो मून लाइक फेस होता है और बफेलो हम्प होता है, ये लक्षण होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। Cushing syndrome is caused by excessive cortisol production leading to characteristic features like a round face, moon face, fat deposition on the upper back, और जब इसको क्या बोला जाता है? बफेलो हम्प बोला जाता है। अपर बैक पर जो फैट का डिपोजिशन हो उसको बफेलो हम्प बोलेंगे। हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरटेंशन, ये सभी लक्षण कुशिंग सिंड्रोम के होते हैं। Which type of isolation is required for a patient with tuberculosis? ट्यूबरक्लोसिस के रोगी के लिए किस प्रकार के आइसोलेशन की आवश्यकता होती है? ए. कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, बी. एयरबॉर्न आइसोलेशन, सी. ड्रॉपलेट आइसोलेशन, डी. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ओनली। यहां पर बात होती है टीबी, तो टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एयरबॉर्न आइसोलेशन, क्योंकि एयर में ये ड्रॉपलेट्स टीबी के दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। ट्यूबरक्लोसिस इज एन एयरबॉर्न डिजीज। पेशेंट should be placed in negative pressure isolation rooms and healthcare providers should wear N95 masks. Next question. Which electrolyte imbalance is commonly seen in a patient with chronic kidney disease? A. Hypercalcemia, B. Hypokalemia, C. Hyperkalemia, डी. हाइपोफॉस्फेटेमिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया की स्थिति देखने को मिलती है उन मरीजों में जो क्रोनिक किडनी डिजीज के रोगी होते हैं। सीकेडी लीड्स टू रिड्यूस्ड पोटेशियम एक्सक्रीशन। होता क्या है कि यहां पर जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले मरीज होते हैं वह पोटेशियम एक्सक्रीशन को कम करते हैं, जिसके कारण ये पोटेशियम ब्लड में संचित होता रहता है और हाइपरकैलेमिया की कंडीशन को जनरेट करता है, विच कैन रिजल्ट इन कार्डियक अरिथमिया। जब हाइपरकैलेमिया की कंडीशन हो जाएगी, शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये आगे चल करके कार्डियक अरिथमिया मींस आपका हार्ट बीट से डिस्टर्ब होने लगता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the normal therapeutic range of INR international normalized ratio for a patient on warfarin therapy? वारफेरिन थेरेपी पर एक मरीज के लिए INR की सामान्य चिकित्सीय सीमा क्या है? 0.5 to 1.0, 1.0 to 2.0, 2.0 to 3.0, 3.5 to 4.5। जब बात होती है वारफेरिन की, तो वारफेरिन का जो उपयोग होता है यह होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस में या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। यहाँ पर यह ब्लड पतला करने वाली दवा होती है, ब्लड थिनर होती है, और इसका जो रिकमेंडेड थेरेपी है ये होती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.0 to 3.0। The normal INR range for patients on warfarin for conditions like atrial fibrillation or deep vein thrombosis is 2.0 to 3.0 to prevent clot formation। क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए इसकी जो रिकमेंडेड INR रेंज है यह 2 से 3 होती है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with diabetic ketoacidosis will typically present with which acid base imbalance? मधुमेह कीटोएसिडोसिस से पीड़ित रोगी में आमतौर पर कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस पाया जाता है? ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड डी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो जो भी पेशेंट होते हैं, जैसा कि नाम से ही प्रकट है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। DKA means diabetic ketoacidosis leads to metabolic acidosis due to the accumulation of ketone bodies। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी मरीज डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के होते हैं उन पेशेंट में कीटोन बॉडीज इकट्ठी होती रहती हैं, जिसके कारण पीएच कम हो जाती है। जब पीएच कम हो जाएगी तो यह अंततः कारण बनेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस का, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।